अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, ये आपके सामने एक लोकल सोलर इन्वर्टर है। ये रखा हुआ है जी। देसी इन्वर्टर भी इसे बोलते हैं, कुछ लोग इसे पीवी इन्वर्टर बोलते हैं, कुछ इलाकों में इसे सप्लाई का नाम दिया गया। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इस सोलर इन्वर्टर पे। मैं आपको मुकम्मल तरीके से समझाऊंगा है क्या चीज़, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ हर बंदे ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसको समझा हुआ है। कुछ मैं भी आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि आप दोस्तों को क्लियर हो जाए कि ये चीज़ क्या है और इसके फ़ायदे हैं या नुकसानात हैं, वो आप बखूबी वीडियो के एंड में जान लेंगे। इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बातें साथ के साथ होती रहेंगी। इसको मैं खोल के भी आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। और उससे पहले जो है, मैं इसकी ब्लॉक डायग्राम बना के ना आपको समझाता हूँ। ब्लॉक डायग्राम जब आप जहन में रखेंगे तो ये आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, फिर इसको खोल के आगे चलते हैं जी। तो दोस्तों, मैं पेपर पे आपको जो है इसकी ब्लॉक डायग्राम बना के समझा देता हूँ। काफ़ी इजी है, जो दोस्त हमारे काम करने वाले हैं उनको भी समझ आ जाएगी। मैं असातिज़ा कराम की बात नहीं कर रहा, वो तो ख़ुद जो है डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। अच्छा, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोड के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस इन्वर्टर पे कितना लोड डाला जा सकता है, कैसे डाला जा सकता है। चलें जी। अच्छा, ये इन्वर्टर जो है, सबसे पहले इसकी जो मेन सोर्स है वो है हमारी सोलर, ठीक है, पीवी। क्योंकि ये बगैर बैटरी वाला है तो इसकी हमारी मेन सोर्स जो है वो सोलर है। कितनी प्लेटें लगाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम लोड पे बात करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद सोलर की इनपुट इसको दे दी जाती है। उससे आगे जो है डायरेक्ट इस पे डीसी लिंक बना हुआ है। यानी कि आपको यूँ समझाऊं कि इस पे कैपेसिटर लगे हुए हैं। सोलर की लाइन पे बिल्कुल डीसी कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये आगे चल के मैं आपको वजाहत से जब इन्वर्टर को खोलेंगे तो बताता हूँ। डीसी लिंक के बाद हमारे पास डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है। हमने डीसी को हमने एसी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा लोड जो है वो एसी होता है। तो इसके लिए हमें डीसी टू एसी इन्वर्टर की ज़रूरत है, जिसमें मोस्टली हम आईजीबीटीज़ को यूज़ करते हैं। ये मैं खोल के आपको बताता हूँ। ज़्यादा थ्योरी में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वो काफ़ी सारे दोस्तों के लिए बोरिंग हो जाएगा। मैं आज चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, वो चीज़ें हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, जब हमारा डीसी, हमारी जो सोलर वाली डीसी थी, यहाँ पे वो हमारी एसी में कन्वर्ट हो गई, तो फिर यहाँ पे हमने एक फ़िल्टर लगा दिया। क्योंकि जब डीसी टू एसी कन्वर्जन होती है तो उसमें कुछ रिपल्स होते हैं, नॉइज़ होता है। उसके लिए हम एसी फ़िल्टर लगाएंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, कॉइल होगा, कैपेसिटर होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ जब इन्वर्टर खोलते हैं। अच्छा जी, एसी हमारा फ़िल्टर होके आगे हमारा घर का लोड, ये हमें 220 230 एसी वोल्ट यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। आगे हम अपना लोड रन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया ना मेन ब्लॉक कि हमने ऐसे ऐसे कर लिया। अब इसमें कुछ चीज़ें और इन्वॉल्व हैं जो आपको इसके पीसीबी बोर्ड में देखने को मिलेंगी। एक तो इसकी एलसीडी है जो आपको ऊपर नज़र आ रही होती है, जिसमें आप देखते हैं कि कितने एम्पेयर चल रहे हैं, कितने वाट चल रहे हैं, कितने पीवी वोल्टेज आ रहे हैं। ये एक एलसीडी हो गई। इसका एक जो मेन पार्ट है ना, वो इसका कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। ये हो गया, ये इसका मेन एक पार्ट है। और इसके दरमियान में इसके लिए ड्राइव बनाई जाती है, जिसको गेट ड्राइव भी बोलते हैं। क्योंकि हम आईजीबीटी यूज़ करते हैं
तो उसके लिए हमें ड्राइव बनानी पड़ती है। ये भी इसका इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ये हम थ्योरी में नहीं जाएंगे, जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या होगा। और एक सप्लाई हम यूज़ करते हैं, मोस्टली अडाप्टर लगा हुआ होता है या सप्लाई यूज़ हो सकती है 14 से 18 वोल्ट तक की, वो हम यहाँ से डायरेक्ट सोलर से ले लेते हैं। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर और दूसरे सर्किट को ड्राइव करने के लिए हमें सप्लाई की ज़रूरत है, और एलसीडी भी हमारे माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्टेड होती है, जिसके ज़रिए हम, इसके साथ कीपैड भी होता है, इन कीज़ के ज़रिए हम अपनी सेटिंग भी कर सकते हैं। तो ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है, बहुत सिंपल है। डीसी हमने इसको देना है, आगे कैपेसिटर लगे हुए हैं जो टार्क लोड के लिए हम यूज़ करते हैं, आगे चल के आपको डिटेल से बताता हूँ। उसके बाद इसका एक सेक्शन है जिसमें आईजीबीटी यूज़ होते हैं, जहाँ डीसी से एसी कन्वर्जन होती है। उसके बाद एसी फिल्टर लगाकर नॉइज़ वगैरह ख़त्म करके साइन वेव बना के तो हम लोड को आगे दे देते हैं। साइन वेव बनाने में, इसकी ड्राइव बनाने में आईजीबीटी कैसे वर्क करेगा, हमारा माइक्रो कंट्रोलर और बाकी इसका जो नेटवर्क है वो इम्पोर्टेंट है, वो काम कर रहा होता है। इसको सप्लाई दी जाती है ताकि ये वर्क करे, और साथ इसके एक एलसीडी लगाई जाती है। ये इतना सिंपल सा है। ब्लॉक डायग्राम देखने में ये आपको सिंपल नज़र आ रहा होगा। अब मैं इन्वर्टर खोलता हूँ। अगर ये ब्लॉक डायग्राम आपके जहन में रहेगी तो आगे इन्वर्टर को समझना आपके लिए कोई भी मसला नहीं है। ठीक है, अब खोल के आगे डिस्कस करते हैं। जी दोस्तों, इसको खोल लिया। ठीक है, ये आपके सामने आपको पीसीबी नज़र आ रही है। अब इसके पहले मैं आपको मेन पार्ट्स बता देता हूँ। ये इसकी आईजीबीटीज़ हो गई, हीट सिंक पे लगी हुई हैं। ये इसकी सप्लाई हो गई, जो मैंने आपको बताया कि एक सप्लाई इस पीसीबी को, इस माइक्रो कंट्रोलर को चलाने के लिए यूज़ हो रही होती है, वो ये अडाप्टर सप्लाई ये लगी हुई है। डीसी कैपेसिटर डीसी लिंक पे लगे हुए हैं। सोलर की इनपुट जैसे यहाँ से ली गई है, इसी लाइन पे ये डीसी कैपेसिटर लगे हुए होते हैं। और ये कैपेसिटर लगा हुआ है, एसी कैपेसिटर है, ये आउटपुट पे लगा हुआ होता है ये फिल्ट्रेशन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपके जहन में ब्लॉक डायग्राम है तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ये एसी कैपेसिटर और ये कॉइल्स, ये फिल्ट्रेशन के लिए लगी हुई हैं। इस कॉइल का एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हम चलते हैं तरतीब से। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे हमारे कनेक्टर लगे हुए हैं, ये वाले। ठीक है, यहाँ पे हमने सोलर दे दिया इसको। सोलर हमारा पहुँच गया डीसी कैपेसिटर्स पे। अब ये कैपेसिटर कितने लगे होने चाहिए ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे कि लोड के हिसाब से। फ़िलहाल यही है कि कैपेसिटर हमारा, क्योंकि डीसी सोर्स है हमारा, पीछे सोलर डीसी होता है हमारा, ये डीसी कैपेसिटर हैं, तो ये एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, जो कि हमारे टार्क लोड में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। टार्क लोड का आपको बताता चलूँ तो टार्क लोड उसकी आसान मिसाल ये है कि जब आप कोई मोटर चलाते हैं, घरों में वाटर पंप लगे होते हैं, वाटर पंप जब आप चलाते हैं तो वो एक झटका लेता है। जब वो झटका लेता है तो वो काफ़ी ज़्यादा एम्पेयर कंज्यूम करता है। होता वो शॉर्ट टाइम के लिए है, कुछ सेकंड के लिए, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एम्पेयर जो है वो लेता है। अगर आपकी सोलर की कैपेसिटी पीछे कम है, आपका लोड पीछे ज़्यादा है, तो वो जो एक्स्ट्रा एम्पेयर वो एक झटके में ले रहा होता है, वो ये आपके कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करके रखते हैं वो ये बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, ये सादा से लफ्ज़ों में मैंने आपको समझा दिया। कुछ लोग, कुछ असातिज़ा कराम जो हैं हमारे, वो डीसी लाइन पे फ़िल्टर भी यूज़ करते हैं। जैसे एसी लाइन पे हमने फ़िल्टर यूज़ किया हुआ है, इसी तरह डीसी लाइन पे भी फ़िल्टर यूज़ करते हैं। उसकी वजह अमूमन ये होती है कि अगर हमने सोलर पैनल से आगे बहुत लंबी वायर लगाई हुई है, और हो सकता है हमारी जो वायर है उसमें कुछ लॉसेज हों, उसकी क्वालिटी अगर पुअर है, तो वो लॉसेज जब होते हैं तो उसमें रिपल बनते हैं। उस रिपल को ख़त्म करने के लिए एक फ़िल्टर लगाया जाता। अक्सर लोग, या अक्सर जो मैंने पीसीबीज देखी हैं उनमें वो नहीं लगा होता, लेकिन कुछ असातिज़ा जो समझते हैं इस चीज़ को वो लगाते हैं। उसके बाद ये रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, 5 वाट की 3 यहाँ पे लगाई हुई हैं। ये रेजिस्टेंस भी डीसी लाइन पे लगी हुई हैं। ये क्या करती हैं, इनमें से जब
करंट फ्लो होता है। ठीक है, ये आगे मिली वोल्ट बना के सिग्नल दे रही होती हैं, हमारे माइक्रो कंट्रोलर तक वो पहुंच रहा होता है। दरमियान में कुछ और भी नेटवर्क है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात आप जहन में रखें, इसके जितने भी सेक्शन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर सेक्शन अपनी अपनी जगह पे अपना रोल अदा कर रहा है और वो एक दूसरे से बढ़ के इंपॉर्टेंट है, यूँ समझ लें। ठीक है, इसमें 2 आईसी यूज़ किए गए हैं, एक LM358 और एक LM393। ये वैसे तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं, यहाँ पे हमने इनको सिग्नल के लिए यूज़ किया हुआ है। तो ये यहाँ से हमारा जो सिग्नल आ रहा होता है वो इनके थ्रू माइक्रो कंट्रोलर को जा रहा होता है, जो फिर हमें डिस्प्ले पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है कि कितने एम्पियर हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा जी, डीसी से जब हम आगे निकलते हैं फिर हमारा जो मेन है वो आईजीबीटी है। आईजीबीटी को कैसे ड्राइव कराना है, 4 आईजीबीटी अगर लगे हुए हैं तो एक टाइम में 2 हाई के होंगे और 2 लो के होंगे। हाई लो ऑन ऑफ यूँ समझ लें। यहाँ पे टीएलपी लगे हुए होते हैं, ऑप्टो कपलर, वो इसकी बैक साइड पे लगे हुए हैं। ऑप्टो कपलर और बाकी ये जितने भी आपको पार्ट्स नज़र आ रहे हैं ये सारे मिलके ड्राइव बना रहे हैं और इंस्ट्रक्शन ये दे रहा है। ठीक है, ये PWM मॉड्यूलेशन के ज़रिए इसको पल्सिंग करवाई जाती है, सिग्नल दिया जाता है, ये ड्राइव बनाई गई है, ऑन ऑफ कराया जाता है। टीएलपी इसलिए यूज़ होते हैं इसमें कि वो फास्ट स्विचिंग करवाते हैं। और बाकी इसके जो हैं ये नेटवर्क कंपोनेंट हैं, कुछ सप्लाई के लिए लगे हुए होते हैं और कुछ वैसे सिग्नल को कुछ बूस्ट करने के लिए, कुछ लो करने के लिए, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर बूस्ट करने के लिए इस किस्म का ये नेटवर्क बना हुआ है। ज़्यादा थ्योरी में हम नहीं जाएंगे, हम नहीं बात करेंगे कौन सा पार्ट क्या कर रहा है। मैं मेन सेक्शन की आपको बात बता रहा हूँ कि मेन सेक्शन हमारे क्या कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ से ये हमारा हो गया, डीसी सप्लाई इसको दी हुई है। अच्छा, और एक LM358 का एक और काम भी होता है, ये 2 साइडेड होती हैं, इसकी दोनों साइडें इस्तेमाल की हुई हैं, दोनों साइडों पे ये एक जैसा वर्क कर रहा होता है। इसी तरह ये LM393 भी, यहाँ पे एक सीटी लगी हुई है जो इसकी आउटपुट पे लगी हुई है। ठीक है, इसमें से जो करंट फ्लो होता है उसको हम ये 393 के ज़रिए माइक्रो कंट्रोलर को बता रहे होते हैं। शॉर्ट सर्किट अगर हो जाए तो वो भी इसी के थ्रू सिग्नल हमारा 393 से होता हुआ माइक्रो कंट्रोलर पे जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे टेम्परेचर के लिए NTC यूज़ होता है, इन्होंने नहीं लगाया हुआ, वो एक सेंसर यहाँ पे यूज़ होता है। वो सेंसर इस हीट सिंक का टेम्परेचर सेंस करके IGBTs कितनी हीट हो रही हैं उस हिसाब से फ़ैन को ड्राइव कराता है। उस टेम्परेचर का काम भी इसी आईसी से, इसी सिग्नल जो है इसी आईसी से जा रहा होता है। और अगर फ़ैन को ऑन ऑफ करवाना हो तो फिर वो 358 को यूज़ करके फ़ैन को जो है ऑन ऑफ करवा रहा होता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके फ़ैन ऑन हो जाए। और फिर अगर ओवर हीट होगा तो वो फिर सिग्नल इसके थ्रू मेन कंट्रोलर को जाएगा और वो सिस्टम बंद करवाएगा ओवर टेम्परेचर में। ये इसका फंक्शन हो रहा होता है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्योंकि वो सेंसर नहीं लगा हुआ, इसके फ़ैन ऑटो हैं, जैसे ही हम इसको पावर ऑन करेंगे तो इसके फ़ैन ऑटो चल पड़ेंगे। ये 2 फ़ैन इसमें इंस्टॉल किए गए हैं, ये वाले 2 फ़ैन हैं। 2 फ़ैन चलेंगे तो नॉइज़ भी होगा, और दूसरा इसमें जब ये फ़ैन 24 आवर्स चलते रहेंगे, जब तक सप्लाई चलती रहेगी, इन्वर्टर चलता रहेगा, तो ये डस्ट खींचेंगे, मिट्टी खींचेंगे, और जब नमी का मौसम आएगा तो फिर वो इसको नुकसान पहुंचाएगा। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो इसी टॉपिक पे बनाई थी कि नमी और मिट्टी इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड्स का क्या असर करती है। ठीक है, मैंने तकरीबन ये पार्ट्स सारे डिस्कस कर लिए। अब जो है आउटपुट वाला जो हिस्सा है हमारा, थ्योरी में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया। आउटपुट वाला जो हिस्सा है हमारा, जिसमें हमने फ़िल्टर यूज़ किया हुआ है, एक ये फ़िल्टर यूज़ किया हुआ है, AC कैपेसिटर है नॉन पोलर, और इसमें कॉइल्स यूज़ की हुई हैं। किसी सेट में आपको 1 कॉइल देखने को मिलेगी, किसी सेट में आपको 2 कॉइल्स देखने को मिलेंगी। ये किसने बनाई है, कैसे बनाई है, कितने रिंग पे बनाई है, कितने टर्न्स दिए हैं, कौन से नंबर वाली वायर है, इसमें हम नहीं जाएंगे।
ये मोस्टली जो टेक्नीशियंस हैं हमारे जो ये तैयार करते हैं उनको आइडिया होता है कितने मिली हेनरी की रखनी चाहिए। 2 क्यों लगाई हैं, अलबत्ता ये आपको बताता हूँ, ये सीरीज़ में लगी हुई हैं। इसकी एक वायर और इसकी दूसरी वायर ये आपस में सीरीज़ कनेक्ट करके इसको लगाई हुई हैं। एक फंक्शन तो मैंने आपको इसका बताया था कि फिल्ट्रेशन के लिए लगाई हुई हैं। दूसरा ये है कि जब हमारा टार्क लोड वाला कोई सिस्टम इस पे आउटपुट पे हमारा लगाएंगे हम, तो उसमें भी ये हमारी काफ़ी हेल्पफुल है। टार्क लोड को भी ये बर्दाश्त करती हैं। ठीक है, ये फ़िल्टर इम्पोर्टेंट है। ये अगर नहीं लगा होगा तो ये टर्मिनल वोल्टेज को स्मूथ करने के लिए लगाया जाता है या फिर कैपेसिटिव लोड के लिए लगाया जाता है। ये अगर ना लगा हो तो या ये अगर ख़राब हो जाए तो फिर आगे जो बल्ब वगैरह हैं वो जल जाते हैं। ये मैं समझता हूँ कि हमारे जो असातिज़ा हैं जिन्होंने ये डिज़ाइन किया और इस पे काफ़ी मेहनत की, मार्केट में इसको लेकर आए, एक एक रेजिस्टेंस की वैल्यू इसकी मेजर करना, उसको करेक्ट करना कि कौन सी जगह पे कौन सी रेजिस्टेंस लगेगी, कितने हमें सिग्नल कैसे चाहिए, कितने वोल्ट ड्रॉप होंगे, ये उनकी बड़ी मेहनत है। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारे जो असातिज़ा इस फील्ड में हैं और ये वर्क कर रहे हैं। एक आम यूज़र के लिए उन्होंने बहुत आसानी पैदा कर दी है। इसमें हमें फ़ायदा ये हुआ है कि लो कास्ट है काफ़ी। दूसरा ये है कि बैटरी से हमारा छुटकारा हो गया, क्योंकि बैटरी की कास्ट बहुत ज़्यादा है। आजकल जो वैसे हम बैटरी लेते हैं मोस्टली 2 सीज़न चलती है, उसके बाद फारिग हो जाती है, क्योंकि वो स्क्रैप से ज़्यादा तैयार हो रही होती है। तो मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, और असातिज़ा की बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने ये हमारे लिए तैयार किया। अब आप बात हम करेंगे कि इसमें नुकसानात क्या हैं। फ़ायदे तो हैं इसमें, फ़ायदा तो मैंने आपको बता दिया, फ़ायदा ही फ़ायदा है। नुकसानात क्या हैं? नुकसानात इसमें जो मोस्टली कंप्लेंट देखी गई है पिछले सीज़न या उससे पिछले सीज़न में, उस वक्त तो खैर कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा थी। अब भी जो मोस्टली इसमें कंप्लेंट देखी गई है वो ये है कि इसके लगाने से कैमरे काम नहीं करते, DVR डिस्टर्ब हो जाता है। इसके लगाने से कुछ LCD LED टीवीज़ में की भी कंप्लेंट हैं। इसके लगाने से सैटेलाइट रिसीवर की कंप्लेंट है, उसके चैनल ट्यून नहीं हो पाते या उसमें इंटरफेरेंस रहती है। इसके लगाने से जो मोबाइल वाले वो अपनी डिवाइस एक यूज़ करते हैं पेपर कटर की ना, वो भी इस पे नहीं चलती। और लैपटॉप का जो पैड है, माउस पैड है, वो इस पे वर्क नहीं करता। मोबाइल स्क्रीन अगर आप चार्जिंग लगाएं इसके थ्रू तो वो फिर आगे टच उसका काम नहीं, स्मूथ काम नहीं कर रहा होता, या काम नहीं करता या स्मूथ नहीं करता। इसकी जो आउटपुट है वो प्योर साइन वेव नहीं है। हाँ, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं, अब काफ़ी असातिज़ा कराम ने इसको बेहतर कर लिया। मोस्टली अभी भी ये यूज़ हो रहा है। 28 पिन का ये माइक्रो कंट्रोलर है, DSPIC 2010। ठीक है, ये 28 पिन का माइक्रो कंट्रोलर है जो अभी भी इसमें यूज़ हो रहा है। ये 8 बिट का कंट्रोलर है। मोस्टली मेरा ख्याल है कि इसमें मसाइल इसकी वजह से भी हैं। एक तो वो कि प्रोग्राम सही नहीं लिखा हुआ, प्रोग्राम बहुत जो पुराना चल रहा है वो इतना सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है। दूसरा ये कि इसकी वजह है 8 बिट का है, इसमें हम कोई बड़ा प्रोग्राम लिख भी नहीं सकते। बहुत छोटा सा प्रोग्राम इसमें हम लिख सकते हैं। वैसे भी इसका प्रोग्राम किलोबाइट्स में होता है। और लेकिन आजकल जो है मार्केट में इन जो फॉल्ट मैंने आपको बताए हैं इन सब का सलूशन आ गया। एक ही माइक्रो कंट्रोलर ये वाला सिर्फ चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ ये वाला माइक्रो कंट्रोलर चेंज होगा और ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। प्योर साइन वेव भी हो जाएगा, मोबाइल ठीक काम करेगा, कैमरे ठीक काम करेंगे, टीवी रिसीवर जो भी कंप्लेंट्स थी वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक है, सिर्फ एक ये चेंज करने से। लेकिन अभी तक हमारे जो दोस्त लोकल मार्केट्स में बैठे हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये एक रूटीन में चीज़ चल रही है, तो वही इसको बार बार लगाई जा रहे हैं। और काफ़ी असातिज़ा हैं, मैंने मॉड्यूल देखे हैं, इस्तेमाल भी किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कंप्लेंट्स ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये था सेटअप पूरा देसी इन्वर्टर का। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा और आप इस नतीजे पे पहुँच गए होंगे कि इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रह गई है वो है ये IGBT। ये इसका जो है बैकबोन है।
ये लोड नहीं उठाते, अलबत्ता इनको एम्पियर रेटिंग के हिसाब से लगाया जाता है कि हमने अपने इन्वर्टर पे कितना लोड डालना है ताकि ये गर्म ना हो, ये उसको पास करें। और ये IGBT अगर अच्छे इस्तेमाल किए हुए होंगे तो फिर कंप्लेंट नहीं आएगी। IGBT अगर हल्के इस्तेमाल किए हैं तो फिर कंप्लेंट आएगी। अब जो मार्केट में जो सेल करने वाले बैठे हैं, सिर्फ IGBT ना हो बाकी भी जितने पार्ट्स हैं, तो पार्ट्स हमारे यहाँ इधर कोई ख़ास अच्छे नहीं आते, इनमें कंप्लेंट इशू रहता है हमेशा। तो जो IGBT सेल करने वाले हैं उनको भी पता नहीं होता कि ये IGBT की क्वालिटी क्या है। खैर, जो हमारे असातिज़ा हैं, जो जानने वाले हैं, वो गाइड कर देते होते हैं कि कौन सा IGBT अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किया होता है। कुछ लोग 4 IGBT लगाते हैं, कुछ 8 IGBT लगाते हैं। 4 IGBT वाले में कंप्लेंट कम है, क्योंकि जो इससे ड्राइव्स निकल रही हैं वो जो है इन 4 के लिए निकल रही हैं। जब हम 8 लगाते हैं तो फिर हम इनके साथ एक एक पैरेलल करके लगाते हैं। ड्राइव में फिर भी वही बन रही होती हैं जो इन 4 के लिए बन रही हैं। तो इस वजह से 8 वाली में थोड़ी कंप्लेंट आ जाती है। सम टाइम ऐसा होता है कि अगर मैचिंग नहीं है IGBTs की, आपस में पेयरिंग अच्छी नहीं है, तो कोई IGBT पहले वर्क कर रही होती है, कोई बाद में कर रही होती है। जो डिले आता है उसमें फिर कोलैप्स के चक्कर होता है, फिर ये IGBT बर्न होती हैं। लेकिन मोस्टली अब जो हमारे टेक्नीशियन हैं, दोस्त हैं, जो हमारे ये बनाने वाले हैं, असेंबलिंग करने वाले हैं, उनको आइडिया हो गया है कि कैसी IGBTs लगानी है। अब कंप्लेंट रेशो जो है बहुत कम हो गई है। सिर्फ इसका मसला है वो मैंने आपको बता दिया है कि उसके लिए भी मार्केट में माइक्रो कंट्रोलर मॉड्यूल अवेलेबल हैं, इसको निकालें और उसको लगाएं। सिर्फ इतना करना है तो उससे भी बाकी तमाम मसाइल हल हो चुके हैं। IGBT के ख़राब होने की एक बहुत बड़ी वजह जो पिछले सीज़न्स में हमें देखने को मिली है वो ये थी कि इसमें प्रोटेक्शन ना होने की वजह से PV लो, जब हमारे पीछे से सोलर के वोल्टेज कम हो जाते हैं, कोई बादल आ जाते हैं, या वैसे शाम के टाइम, मोस्टली इसकी कंप्लेंट शाम को ज़्यादा आई थी। शाम के टाइम जब हमारा सोलर कम हो जाता है और आगे हमारा लोड ज़्यादा चल रहा है तो फिर ये हीट होके डैमेज हो जाती हैं। ये इसकी सबसे बड़ी जो कंप्लेंट थी वो यही थी कि PV लो का हमें एरर इसमें नहीं मिलता, इसमें प्रोटेक्शन नहीं थी। लेकिन अब वाले जो मॉड्यूल हम रिप्लेस कर चुके हैं या कर रहे हैं, उसमें PV लो की भी ऑप्शन है, PV हाई की भी ऑप्शन है, कि जहाँ पे अगर PV लो होता है, हमारा लोड ज़्यादा है, तो ओवरलोड की भी ऑप्शन है। ये सारी प्रोटेक्शन उसमें अवेलेबल हैं। उसमें वो फिर सिस्टम हमें एरर दे देता है, बंद हो जाता है, लोड बंद करवा देता है, तो उससे ये हमारी IGBTs जो हैं बर्न होने से बच जाती हैं। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।